हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 12th की जो आपकी कलाइडोस्कोप बुक है, जो कि आपकी इलेक्टिव बुक है, उसका चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एवेलिन। और आज मैं कवर करूंगी इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आप मेरे दोनों पार्ट्स को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपका पूरा चैप्टर ईजिली आप कवर कर पाए। अबाउट दी ऑथर, सबसे पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ते हैं कि किसने ये पूरा चैप्टर लिखा है, और उसके बाद फिर मैं आपको एक स्टोरी का ओवरव्यू दूंगी एंड देन एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे ऑथर हैं, उन ऑथर का नाम है जेम्स जॉयस। यू कैन सी हिज इमेज ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड। ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1882 एंड ही डाइड इन द ईयर 1941। ओके, सो जेम्स जॉयस इज़ अ मेजर लिटरेरी फिगर ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 20वीं सदी के ये बहुत फेमस लिटरेरी फिगर है, यानी काफ़ी जाने माने लेखक रह चुके हैं। He is known for his bold experiments in narrative techniques in fiction and Ulysses in his most famous work। तो ये किस लिए जाने जाते हैं? ये इसलिए जाने जाते हैं कि ये बहुत बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अपने नैरेटिव काम में। फिक्शन यानी इमेजिनरी स्टोरीज़। तो उन्होंने कई सारी इमेजिनेटिव स्टोरीज़ लिखी हैं जिसमें उन्होंने कई सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करे हैं अपने नरेशन में, यानी कहानी बताने के तरीके में। और ये उसी के लिए बहुत जाने जाते हैं कि काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने काम में। और यूलिसिस इनका एक फेमस काम है जो उन्होंने लिखा था। एवेलिन इज़ वन ऑफ द 15 स्टोरीज दैट फर्स्ट पब्लिश इन 1914। तो इनके पहली 15 लिखी हुई कहानियों में से एवेलिन जो आज हम पढ़ रहे हैं, वो भी इनकी उन पहली 15 लिखी गई कहानियों में से एक कहानी है जो कि ईयर 1914 में पब्लिश हुई थी मार्केट में। It is a sympathetic portrayal of Evelyn, who has within her reach escape from the drudgery of her life but cannot gather enough courage to seize it। तो सबसे पहले ड्रजरी का मीनिंग देखते हैं। ड्रजरी का मीनिंग है एक्सेसिव हार्ड वर्क। जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हो, दैट इज़ ड्रजरी। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी किस बारे में है? ये स्टोरी एक एवेलिन नाम की लड़की के बारे में, जिसका पूरा नाम है एवेलिन हिल। और वो अपने घर से कहीं दूर भाग जाना चाहती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मेहनत करनी पड़ रही है अपने घर पे। लेकिन आखिरी में उसको इतनी करेज यानी इतनी हिम्मत ही नहीं आती कि वो अपने इस भागने को, उसको मौका भी मिला था, वो इस मौके को सीज यानी होल्ड नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उसके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी बहुत सारी। तो स्टोरी एवेलिन हिल नाम की 19 ईयर ओल्ड गर्ल के बारे में है जो बहुत खुश थी। एक वक्त पे उसके मम्मी पापा सब अच्छे थे, उसकी मदर उस टाइम ज़िंदा थी। जैसे ही उसकी मदर की डेथ हुई सब कुछ बदल गया। उसकी मदर की डेथ के पहले से सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब मदर की डेथ हो रही थी तो उसकी मदर ने उसको बोला कि मेरी डेथ के बाद इस घर को तुम जब तक कर सकती हो उस घर को जोड़ के रखना, संभाल के रखना। उसके 2 बड़े भाई थे और 2 छोटे भाई बहन थे। जो सबसे बड़ा भाई था अर्नेस्ट, उसकी डेथ हो गई थी। मदर की डेथ के बाद फादर का बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया, बहुत वो वायलेंट हो गए एवेलिन के साथ। उसको मारते थे, पीटते थे, परेशान करते थे। समटाइम्स उसको मतलब इतनी मेहनत का काम करते क्योंकि पूरा घर उसको देखना रहता था, छोटे भाई बहनों को स्कूल भेजना, खाना देना, सब इसको करना रहता था। सडनली एवेलिन को एक दिन एक फ्रैंक नाम के सेलर से प्यार हो जाता है और वो सोचती कि मैं उसके साथ अर्जेंटीना भाग जाऊँ। खुद डबलिन आयरलैंड में रहती है और अर्जेंटीना के सेलर से उसको लव हो जाता है। एंड शी फील्स कि मैं ऐसे भाग जाऊं क्योंकि मेरी इस मेहनत मजदूरी और परेशानी वाली ज़िंदगी का एक ही सल्यूशन है कि मैं फ्रैंक के साथ एलोप यानी भाग जाऊं उस लड़के के साथ, और वही मेरी ज़िंदगी संवारेगा। और जिस रात भागने का होता है कि चलो आज हम चले जाएंगे, क्या उस दिन एवेलिन जा पाती है कि नहीं जा पाती? किस सिचुएशन में आ जाती है वो, ये पढ़ेंगे हम स्टोरी में। सो लेट्स बिगिन विथ आवर एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर स्टोरी। She sat at the window watching the evening invade the avenue. Her head was leaned against the window curtains and in her nostrils was the odor of dusty cretonne. She was tired. तो स्टोरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि एवेलिन अपने घर की खिड़की पे इस तरीके से बैठी रहती है और जो कर्टन्स यानी जो पर्दे होते हैं उस पर इस तरीके से सर टिका के वो बैठी रहती है और घर के बाहर जो एवेन्यू, ये जो सड़क है घर के बाहर, वहाँ देखती रहती है और डीप थिंकिंग में चली जाती है, सोचने लगती है।
पुरानी सब यादें अपने दिमाग में लाती है। क्यों? क्योंकि आज ही की रात को इसको भागना है फ्रैंक के साथ। तो आज सुबह से वो इस खिड़की पे बैठी हुई है और सब फ्लैशबैक उसके माइंड में आ रहा है, सब पूरा वो सोच रही है। इन्वेड का मतलब क्या होता है? टू एंटर, यानी कहीं पे घुसना। और एवेन्यू का मतलब क्या होता है? अ ब्रॉड रोड इन अ टाउन हैविंग ट्रीज अलॉन्ग द साइड्स। शहर में एक बड़ा सा रोड जिसके दोनों तरफ पेड़ होते हैं। तो एवलिन अपनी विंडो पे बैठी हुई है और शाम का समय है, देख रही है कि इवनिंग इन्वेड हो रही है, यानी शाम आ रही है, एंटर हो रही है और सड़क पे पूरी शाम ढलती हुई आ रही है। उसका जो सर था वो विंडो के जो कर्टन्स उस पर लीन यानी इस तरीके से टिके हुए थे, और जो उसके नॉस्ट्रल्स हैं यानी उसके जो दोनों नाक के जो छेद हैं उसके अंदर किसकी ओडर यानी किस चीज़ की स्मेल आ रही थी? डस्टी क्रिटॉन। क्रिटॉन का मतलब क्या होता है? अ कॉटन फैब्रिक विथ फ्लोरल प्रिंट्स। तो जो कर्टन था वो कॉटन का फैब्रिक था, कपड़ा कॉटन का था जिस पे फ्लावर की प्रिंट्स बनी हुई थी। और जब वो उस कर्टन पे अपना सर टिक कर बैठी थी तो उसकी नाक में जो पूरी धूल चिपकी हुई थी कर्टन्स में, उसकी पूरी स्मेल अंदर उसके नाक में जा रही थी। शी वॉज टायर्ड। वो ऐसे क्यों थक हार के बैठी थी? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, थक गई थी घर के काम काजों से, क्योंकि अब उसकी मदर नहीं है, पूरा काम इसी को करना पड़ता है। ऑल्सो इसके साथ वो एक स्टोर पे काम भी करती है, तो घर जॉब सब इसको देखना है। एंड वो बेचारी सिर्फ 19 ईयर्स की है। Few people passed. The man out of the last house passed on his way home. She heard his footsteps clacking along the concrete pavement and afterwards crunching on the cinder path before the new red houses. तो वो जब खिड़की पे बैठी होती तो देखती है बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। एक मैन उसको दिखा, क्या वहाँ पे बहुत सारे घर थे, तो सबसे आखिरी वाला घर था वो वहाँ रहता था आदमी, और उसने देखा कि वो भी पास होके जा रहा है अपने घर की तरफ। और उसके आने की जो आवाज़ है, फुट स्टेप्स यानी उसके पैरों की जो आवाज़ है वो सुनती है कौन? एवलिन। और कैसे सुनती है? कॉन्क्रीट पेवमेंट पे, पेवमेंट यानी फुटपाथ। तो पहले वो उसकी आवाज़ सुनती कि इस तरीके से कॉन्क्रीट मलबे के फुटपाथ पे वो उसके पैरों की आवाज़ आ रही है, और फिर वो आदमी सिंडर के रोड पे जा रहा है, यानी इस तरीके का कंकड़ों भरा रोड होता है गार्डन को क्रॉस करते हुए, तो उसके ऊपर जब वो पैर रख के जाता है तो ऐसे क्रंची क्रंची उसको आवाज़ सुनाई देती है कि वो आदमी पूरा वॉक करके अपने घर तक जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो शाम में बैठी होती है और नोटिस कर रही होती है, डीप थिंकिंग में होती है वो। One time there used to be a field there in which they used to play every evening with other people's children. अब फिर वो फ्लैशबैक में जाती है अपनी ज़िंदगी में कि एक वक्त था जब यहाँ पे कभी कोई रेड हाउसेस, कोई घर, कोई सड़क नहीं होती थी। यहाँ पे एक बहुत बड़ी फील्ड, एक बहुत बड़ा मैदान होता था, और वहाँ पे अड़ोस पड़ोस के सारे बच्चों के साथ और एवलिन अपने भाई बहनों के साथ उन सब बच्चों के साथ इवनिंग में खेला करती थी उस ज़माने में। Then a man from Belfast bought the field and built houses in it, not like their little brown houses, but bright brick houses with shining roofs. फिर एक दिन क्या होता है? एक दिन एक आदमी आता है बेलफास्ट नाम की जगह से। इट इज़ अ सिटी इन यूनाइटेड किंगडम, यूके में एक जगह है बेलफास्ट। वहाँ से एक आदमी आता है और वो पूरी फील्ड खरीद लेता है, और वो क्या कर देता है? वहाँ पे घर बना देता है। इन लोगों जैसे ब्राउन कलर के छोटे छोटे घर नहीं बनाता है, बल्कि कैसे बनाता है? ब्राइट ब्रिक हाउसेस, यानी कि ईंट के डार्क कलर के घर वो वहाँ पे बना देता है, और उन घरों के जो रूफ्स हैं, जो छतें हैं, रूफ्स, वो बहुत शाइन कर रही होती। तो इस तरीके के उस आदमी ने आके घर बना दिए और बच्चों की खेलने की जगह वहाँ से चली गई। The children of the avenue used to play together in that field. The Davians, the Waters, the Duns, little Keo, the cripple, she and her brothers and sisters. तो वो बताते हैं हमको कि जब आदमी ने आके वो जगह खरीदी नहीं होती है, जब फील्ड पे बच्चे खेलते हैं, तो एवेन्यू यानी सड़क के सारे बच्चे एक साथ खेलते थे। द डिवाइंस, डिवाइंस कौन? यानी जो जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे शर्माज, अरोराज, है ना, इस तरीके के सरनेम्स लेते, तो वैसे वो फॉरेन के सरनेम्स हैं कि डिवाइंस के जो फैमिली के जो बच्चे हैं वो आते थे। द वाटर्स, यानी द वाटर्स करके एक फैमिली थी, उनके बच्चे। द डन्स एक फैमिली थी, उनके बच्चे। और एक लिटिल कियो नाम का बच्चा था जो कि क्रिपल था। क्रिपल यानी अ पर्सन हु इज़ अनएबल टू वॉक, यानी जो अपाहिज था, चल वल नहीं पाता था वो। और खुद एवलिन और उसके भाई और उसकी बहनें,
ये सब मिलके वहाँ पे फील्ड में खेला करते थे तब। अर्नेस्ट हाउएवर नेवर प्लेड, ही वॉज टू ग्रोन अप। अब अर्नेस्ट नाम किसका है? एवलिन का सबसे बड़ा भाई। वो नहीं खेलता था, क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा था इन लोगों से एज में, तो वो नहीं खेलता था, और वो काफ़ी ग्रोन अप था, बड़ा था, तो नहीं खेलता था। हर फादर यूज्ड often to hunt them in and out of the field with his blackthorn stick, but usually the Kyo used to keep Nix and call out when he saw her father coming. Still, they seem to have been rather happy then. तो वो बताती है कि मेरे फादर जो हैं हम लोग को अपनी हॉर्न स्टिक इस तरीके से छड़ी लेके ढूंढने आते थे हमारी पिटाई करने के लिए कि कहाँ हो, इतनी देर से खेल रहे हो। और जो लिटिल कियो नाम का बच्चा था जो कि क्रिपल था, जो चल नहीं पाता था, वो निक्स की तरह काम करता था। निक्स मतलब यूज टू रेफर अ मेंबर ऑफ द गैंग हु केप्ट वॉच। तो पूरी गैंग में वो मेंबर निक्स होता है जो नज़र रखता है और आपको इशारा करता है कि अरे वो। तो ये खेल तो नहीं पाता था, बैठ के देखता था क्योंकि चल नहीं पाता था, तो ये निक्स होता था। यानी इन बच्चों की गैंग में ये बता देता था, अरे एवलिन तुम्हारे फादर आ रहे हैं, भाग जाओ, छड़ी लेके आ रहे हैं मारने के लिए। तो वो निक्स की तरह एवलिन जो वो था कियो, वो काम करता था और उनको बता देता था कि तुम्हारे फादर आ रहे हैं। तो एवलिन बोलती है कि स्टिल, मतलब जो हमारे ऑथर हैं वो बोलते हैं कि स्टिल दे सीम टू हैव बीन रादर हैप्पी देन। तो देन यानी उस ज़माने में फिर भी एवलिन, उसके भाई बहन, उसकी माँ तब जिंदा थी, उसके फादर, सब हैप्पी थे, सब खुश थे। लेकिन आज एवलिन इस तरीके से अपनी विंडो पे बैठी हुई है। अपने अच्छे दिन याद करिए, अब शायद कोई खुश नहीं है। Her father was not so bad then. Then यानी तब की बात हो रही है। And besides her mother was alive. तब उसके फादर इतने बुरे नहीं थे। आज उसके फादर काफ़ी वायलेंट हो गए, चिल्लाते हैं, लेकिन तब उसके फादर इतने ज़्यादा बैड नहीं थे। और तब उसकी जो मदर थी एवलिन की, वो भी अलाइव थी, यानी जिंदा थी। अब एवलिन की मदर बहुत बुरी बीमारी से उनकी डेथ हो जाती है। कौन सी बीमारी से मरी होती है वो इस चैप्टर में बताया नहीं गया है। That was a long time ago. She and her brothers and sisters were all grown up. Her mother was dead. तो ऑथर बताते हैं कि ये बहुत पुरानी बात है, जब उसके फादर अच्छे थे, उसकी माँ जिंदा थी, लेकिन अब उसके बड़े, मतलब उसके भाई बहन और वो खुद सब अब ग्रोन अप हो गए, बड़े हो गए, और अब उसकी मदर की भी डेथ हो गई है। टिजी डन वॉज डेड टू। टिजी डन, अब डन्स की फैमिली में एक बच्चा था टिजी, वो भी, उसकी भी अब डेथ हो गई है, जो इनके साथ कभी खेला करता था। एंड वाटर्स हैड गॉन बैक टू इंग्लैंड, और जो वाटर्स सरनेम की जो फैमिली थी वो वापस इंग्लैंड चले गए हैं अपने घर। एवरीथिंग चेंजेस, सब कुछ जैसे बदल सा गया एवलिन की लाइफ में। नाउ शी वॉज गोइंग टू गो अवे लाइक द अदर्स टू लीव हर होम। और अब एवलिन सोच रही है कि अब मैं भी सब कुछ छोड़ के यहाँ से चली जाऊँगी और अपना घर छोड़ के चली जाऊँगी। कहाँ चली जाऊँगी? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसको फ्रैंक नाम के सेलर लड़के से प्यार हो गया था और वो उसके साथ भागने का सोच रही थी। तो सोचती है अब सब चले गए, टिजी डून मर गया, वाटर्स इंग्लैंड चले गए, माँ मेरी मर गई, बाप मेरा अच्छा नहीं है, तो मैं भी अब घर छोड़ के चली जाऊंगी अपनी लाइफ जीने के लिए, मुझे भी जीने का हक है। होम, शी लुक्ड राउंड द रूम रिव्यूइंग ऑल इट्स फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स विच शी हैड डस्टेड वंस अ वीक फॉर सो मेनी ईयर्स। वो कहती है होम यानी घर, यानी इस घर को वो छोड़ के जा रही है आज। फिर वो पूरी जगह अपने घर को देखती है, एक एक ऑब्जेक्ट, एक एक सामान को देखती है जो अपनी मदर के डेथ के बाद से सालों से हफ्ते में एक बार एवलिन हर एक ऑब्जेक्ट की डस्टिंग कर रही है, साफ सफाई कर रही है, सबको वो देख रही है चीज़ें, क्योंकि वो सब चीज़ें उसको अपनी लगती हैं। वॉन्डरिंग वेयर ऑन अर्थ ऑल द डस्ट केम फ्रॉम, और फिर इन सब धूल भरे सामानों को वो सोचती है, वंडर करती है कि आखिर धूल आती कहाँ से। मैं हर हफ्ते पूरे घर की डस्टिंग करती हूँ, आखिर धरती पर डस्ट आ कैसे रही है, कितनी सफाई करूँ मैं। Perhaps she would never see again those familiar objects from which she had never dreamed of being divided. तो वो सोचती है कि अब मैं आज रात को यहाँ से फ्रैंक के साथ भाग जाऊँगी, इन सारे ऑब्जेक्ट्स, इन सारे सामानों को शायद कभी नहीं देख पाऊँगी, जिनका मैंने कभी ड्रीम, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इनसे डिवाइड हो जाऊँगी, यानी इनसे सेपरेट होंगी, कभी इन सब सामानों से मैं अलग होंगी, क्योंकि ये सब सामान मेरे हैं। ऑल्सो जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से रखूँगी, घर को, परिवार को, सबको अच्छे से रखूँगी। पर वो कहती है अब शायद मुझे इन सब चीज़ों से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि मैं भाग रही हूँ घर छोड़ के। एंड येट ड्यूरिंग ऑल दोज
years, she had never found out the name of the priest whose yellowing photograph hung on the wall above the broken harmonium beside the colored print of the promises made to blessed Margaret Mary Alacoque. अब मार्गरेट मैरी एलाकॉक कौन है? अ फ्रेंच नन. ये जो इमेज आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये मार्गरेट मैरी एलाकॉक नाम की एक फ्रेंच नन रह चुकी थी. अब इनको ब्लेस्ड बोला गया है. ब्लेस्ड यानी जिनको आशीर्वाद मिला है. क्यों ब्लेस्ड बोला गया है? क्यों? क्योंकि 16वीं सदी में लाइक अराउंड 1600s के टाइम पे जीसस क्राइस्ट खुद इनके पास आए थे. खुद जीसस क्राइस्ट, ये उस ज़माने की सिस्टर है, नन है. तो जीसस क्राइस्ट इनके पास खुद आए थे और इनसे 12 प्रोमिसेस किए थे, 12, और कहा था कि धरती में इन सब प्रोमिसेस को फैलाओ, जितना हो सके लोगों तक पहुंचाओ ताकि दुनिया अच्छी बने. तो इसीलिए ये ब्लेस्ड थी कि खुद जीसस क्राइस्ट इनके पास आए थे. अब समझते हैं स्टोरी. तो हमने कहाँ पे छोड़ी थी पीछे स्टोरी? हमने यहाँ छोड़ी थी कि उसने कभी ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि मैं इन सामानों से डिवाइड हो जाऊँ. और आगे बोलती है वो कि इतने सालों में मतलब ऑथर बोलते हैं कि एवलिन ने इतने सालों में कभी नहीं देखा कि उनके घर पे एक टूटा हुआ हारमोनियम प्लेयर के ऊपर एक प्रीस्ट, एक पादरी की, जो फादर होते हैं चर्च में, उनकी फ़ोटोग्राफ लगी हुई थी कि वो कौन है. उनकी पीली हो रही थी, पूरी फोटोग्राफ पीली पड़ रही थी इतने सालों से रख रख के. और उसी के साइड में, उसी की प्रीस्ट की फोटोग्राफ के साइड में एक और कलर्ड फोटोग्राफ लगी हुई थी जिस पे वो 12 प्रोमिसेस लिखे हुए थे जो जीसस क्राइस्ट ने मार्गरेट मैरी एलाकॉक से करे थे. तो वो सोचती कि मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, मुझे आज तक इस प्रीस्ट का पता ही नहीं कि कौन है, क्योंकि मेरे फादर कभी मुझे बताते ही नहीं है. He had been a school friend of her father. उसे ये पता है कि जो प्रीस्ट हैं ये मेरे फादर के कोई स्कूल फ्रेंड रह चुके हैं. Whenever he showed the photograph to a visitor, her father used to pass it with a casual word, "He is in Melbourne now." कभी भी घर पे कोई विजिटर, कोई मेहमान आता था और जब भी उसके फादर उस प्रीस्ट की फ़ोटोग्राफ उनको दिखाते थे तो ये बोलते थे कि मेरे स्कूल फ्रेंड है और अब ये कहाँ है? मेलबोर्न में. मेलबोर्न इज़ अ प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया. ओके, तो बस यही पता है उस फोटोग्राफ के बारे में एवलिन को, और कुछ नहीं पता. शी हैड कंसेंटेड टू गो अवे टू लीव हर होम. कंसेंटेड का मतलब टू एग्री समथिंग, यानी खुद को उसने मना लिया. तो उसने खुद को मना लिया कि मैं अब यहाँ से चली जाऊँगी यार, और मैं अपना ही घर छोड़ के अब चली जाऊँगी. Was that wise? She tried to weigh each side of the question. अब she tried to weigh each side of the question का क्या मतलब है? ये जो क्वेश्चन था, was that wise? क्या मैं ये सही कर रही हूँ घर छोड़ के जाना? क्या मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो वो सिक्के के दोनों पहलू बार बार नाप रही थी, तोल रही थी, सोच रही थी कि क्या मैं जाऊँ कि नहीं, क्या मुझे जाना चाहिए, भागना चाहिए कि नहीं भागना चाहिए. In her home, anyway, she had shelter and food. She had those whom she had known all her life about her. वो सोचती कि मेरे घर में मुझे खाने को मिल जाता है, फूड मिल जाता है, रहने की छत है, शेल्टर है, घर है मेरे पास यहाँ पे रहने के लिए. और वो सारे लोग, बाप, भाई, बहन, वो सब लोग हैं जो मुझे बचपन से लेकर आज तक जानते हैं. मैं एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में हूँ जहाँ सब मुझे जानते हैं, जहाँ मैं सबको जानती हूँ. Of course she had to work hard, both in the house and at the avenue. हाँ, ये बात ज़रूर सही है कि उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, घर में भी घर का कामकाज और बिजनेस में भी. यानी वो एक स्टोर में काम करती थी तो जॉब में भी उसको बहुत काम करना पड़ता था. बट इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन तो नहीं है यहाँ पे, ऐसा फिर वो सोचने लगी. अब सब बुरी चीज़ें उसको धीरे धीरे अच्छी लग रही हैं एवलिन को. What would they say of her in the stores when they found out that she had run away with a fellow? तो वो सोचती है कि स्टोर में जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ सब क्या बोलेंगे कि अरे एक फेलो यानी एक लड़के के साथ एवलिन भाग गई, मेरे लिए ऐसा सोचेंगे. Say she was a fool perhaps and her place would be filled up by advertisement. लोग ये बोलेंगे अरे फूल थी, अरे पागल थी, भाग गई एक लड़के के साथ, और जो उसकी प्लेस है यानी जो जॉब में उसकी पोजीशन है, जिस जॉब पोजीशन पे वो काम कर रही है, उसको फिर से कोई और फिलअप कर देगा, उसकी जगह कोई और काम करने लगेगा. जो उसकी स्टोर की ओनर है मिस गैवन,
वो एक एडवर्टीजमेंट यानी मार्केट में एक इश्तेहार निकाल देंगी और इजीली एवलिन की प्लेस कोई और फिल कर देगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एवलिन के जाने से किसी को। मिस गैवन वुड बी ग्लैड, इनफैक्ट मिस गैवन जो कि ओनर थी उसके स्टोर की, वो तो खुश हो जाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं वो एवलिन को पसंद नहीं करती थी। शी हैड ऑलवेज हैड एन एज ऑन हर, उनका ऑलवेज हैड एन एज ऑन हर का मतलब है हियर टू बी स्लाइटली बेटर देन समवन। उनको हमेशा ऐसा लगता था कि मैं एवलिन से बेटर हूँ, मैं बॉस हूँ, इसलिए उसको बार बार वो पिन पॉइंट करती थी, तो वो तो खुशी होंगी कि अच्छा एवलिन चली गई। स्पेशली व्हेन देयर वर पीपल लिसनिंग, तो जब भी आस पास लोग होते थे, सुन रहे होते थे, तो वो तब जानबूझ के एवलिन की बुराई करती थी ताकि लोग सुने उसकी बुराई करें। मिस हिल, डोंट यू सी दीज लेडीज आर वेटिंग, लुक लाइवली मिस हिल प्लीज़। तो मिस गैवन बोलती थी, किस तरीके से बोलती थी एवलिन से कि मिस हिल, क्योंकि एवलिन का सरनेम था हिल, तो बोलती थी मिस हिल, दिखता नहीं कि सारी लेडीज़ यहाँ पे स्टोर पे वेट कर रही हैं सामान खरीदने के लिए। लुक लाइवली, थोड़ी एक्टिव बनो, ऐसी मरी गिरी मत बनो। लुक लाइवली मिस हिल, थोड़ी ठीक से खड़ी हो। इस टाइप की चीज़ें सबके सामने वो एवलिन को बोलती थी। शी वुड नॉट क्राई मेनी टीयर्स एट लीविंग द स्टोर्स, तो ये शी कौन है, ये शी बात हो रही है एवलिन की। तो ऑथर बोलते हैं कि एवलिन का जॉब छूटेगा, स्टोर जाएगा, तो वो ज़्यादा आंसू नहीं बहाएगी घर स्टोर छोड़ने पे, क्योंकि वैसे ही मिस गैवन उसको बहुत परेशान करती हैं। बट इन हर न्यू होम इन अ डिस्टेंट अननोन कंट्री इट वुड नॉट बी लाइक दैट। और वो ऑथर बोलते हैं कि वो ऐसा सोचती है कि जहाँ उसका नया घर होगा, यानी जहाँ फ्रैंक है, जहाँ उसका नया घर होगा, वहाँ पर वो कोई डिस्टेंट अननोन कंट्री होगी, यानी यहाँ से कहीं दूर कोई एक नई अनजानी कंट्री होगी, फ्रैंक का घर होगा, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी वहाँ सिचुएशन बहुत अच्छी होगी एवलिन के लिए, सब उसको बहुत प्यार करेंगे वहाँ पे। देन शी वुड बी मैरिड, शी एवलिन, तब वो शादीशुदा होगी, किसकी बीवी बन जाएगी, फ्रैंक की। और कौन, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एवलिन की बात हो रही है। पीपल वुड ट्रीट हर विथ रिस्पेक्ट देन, और तब जब वो यहाँ से घर छोड़ के चली जाएगी तो लोग उसको वहाँ पे रिस्पेक्ट यानी सम्मान से ट्रीट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एवलिन अपने घर की खिड़की पे बैठे बैठे सोच रही है। शी वुड नॉट बी ट्रीटेड एज हर मदर हैड बीन, और जिस तरीके से उसकी मदर के साथ ट्रीटमेंट किया उसके फादर ने, को परेशान किया, उसकी माँ ने पूरी ज़िंदगी सैक्रिफाइसेस किए, एवलिन के साथ ऐसा नहीं होगा। वो ऐसा सोचती है कि मैं चली जाऊँगी, मैं रिस्पेक्टफुल लाइफ जीऊँगी फ्रैंक के साथ। इवन नाउ दो शी वॉज ओवर 19 शी समटाइम्स फेल्ट हर सेल्फ इन डेंजर ऑफ हर फादर्स वायलेंस। अभी भी वो 19 साल के ऊपर है एवलिन, यानी 20 साल की होने वाली है, तब भी उसको कई बार अपने फादर के वायलेंस का, मार पिटाई, क्रूएल्टी का उसको डेंजर यानी खतरा लगा रहता है खुद के ऊपर। शी न्यू इट वॉज दैट हैड गिवन हर द पैल्पिटेशंस। पैल्पिटेशंस का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड रैपिड हार्ट बीट्स ड्यू टू पैनिक। जब आपको बहुत पैनिक यानी घबराहट हो रही होती है और आपकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ और बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत फास्ट चलने लगती है, उसको आप पैल्पिटेशंस कहते हैं। तो वो कहती है कि घर छोड़ना, भागना, एक नई जगह जाना एक लड़के के साथ, ये सारी चीज़ें उसको पैल्पिटेशंस दे रही थी, यानी घबराहट हो रही थी उसको सोच के कि मैं क्या करूं। बेसिकली वो अब भागना तो चाहती थी, लेकिन जिस दिन रात को भागने का दिन आया है वो अब कंफ्यूज हो गई है, उसका माइंड चलना स्टार्ट हो गया। When they were growing up, he had never gone for her, like he used to go for Harry and Ernest because she was a girl. तो वो बताते हैं ऑथर कि जब वो बड़ी हो रही थी अपने भाई बहनों के साथ, तो उसके फादर ने कभी उसका साइड नहीं लिया। जैसे उसके भाई हैरी और अर्नेस्ट का वो साथ देता था, उनको प्यार करता था, एवलिन को नहीं करते थे क्योंकि वो एक गर्ल थी। बट लैटरली ही बिगन टू थ्रेटन हर एंड से what he would do to her only for her dead mother's sake। और बाद में, लैटरली मतलब बाद में, उसके फादर सडनली उसको थ्रेटन करने लगे, डराने धमकाने मारने लगे, वायलेंट होने लगे और बोलने लगे कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया सिर्फ तुम्हारी मरी हुई माँ के खातिर किया, अदरवाइज मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी करने में इंटरेस्ट नहीं है। एंड नाउ शी हैड नोबडी टू प्रोटेक्ट हर। अब उसकी मदर की डेथ हो गई है, तो अब उसको कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। अर्नेस्ट वॉज डेड एंड हैरी हु वॉज इन द चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस वॉज नियरली ऑलवेज डाउन समवेयर इन द कंट्री।
जो उसका सबसे बड़ा भाई था अर्नेस्ट, उसकी भी डेथ हो गई है। और जो उसके बाद वाला उसका भाई था हैरी, वो क्या है, उसका बिजनेस क्या था, चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस था, यानी चर्च को डेकोरेट करने का उसको बिजनेस मिलता था। तो वो भी कहीं ना कहीं शहर से दूर कंट्री में कहीं बिजनेस काम के पर्पज से होता था। तो एवलिन को अपने फादर के वायलेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं था। Besides, the invariable squabble for money on Saturday nights had begun to weary her unspeakably. अब मीनिंग्स देख लेते हैं। इनवेरिएबल का मतलब क्या होता है, ऑलवेज सेम, कोई चीज़ जो हमेशा सेम रहती है, कभी बदलती नहीं है। स्क्वॉबल का मतलब क्या होता है, नॉइजी आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स, जब घर में चिल्ला चोट होती है, बहुत आर्ग्यूमेंट, बहस होती है, लड़ाई होती है, तो उसे हम स्क्वॉबल कहते हैं। वेयरी का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत बुरी तरीके से थक जाना। अनस्पीकेबली का मतलब क्या होता है, समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, कुछ ऐसी बातें जिनको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इट्स अनस्पीकेबल, उसको हम अनस्पीकेबली कहते हैं यहाँ पे। ओके, तो इस लाइन का मतलब है कि अब उसको कोई प्रोटेक्ट करने वाला है नहीं। ऑल्सो हर वक्त सैटरडे नाइट को, मतलब वो सैटरडे की नाइट को कह रही है, हर सैटरडे नाइट को मेरे फादर लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, घर में आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, और ये झगड़ा करके इतना थक जाती है कि अपने शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि कितनी थक जाती है। और हर सैटरडे नाइट को लड़ाई क्यों होती थी, पैसों को लेके। किसको लेके, पैसों वैसों को लेके बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। She always gave her entire wages, 7 shillings, and Harry always sent up what he could, but the trouble was to get any money from her father. वो कहती है कि मैं 7 शिलिंग्स, जैसे अपन इंडियन रुपीज़ होते हैं वैसे वहाँ 7 शिलिंग्स होते हैं डबलिन में जहाँ ये रहती है एवलिन, कि मैं 7 शिलिंग्स अपने स्टोर से कमाती थी और जो कमाती थी अपने फादर को दे देती थी। और मेरा भाई भी, जो हैरी, जो चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस में, वो भी जो भी कमाता था वो अपने जितना कर सकता था वो सब अपने फादर को देता था आके। बस प्रॉब्लम क्या थी कि जब हमें पैसों की ज़रूरत होती थी तो हमारे फादर हमें देते ही नहीं थे। He said she used to squander the money, that she had no head, that he wasn't going to give her his hard-earned money to throw about the streets, and much more, for he was usually fairly bad on Saturday night. तो इसके फादर क्यों पैसे नहीं देते थे, बोलते थे कि तुम मेरा हार्ड अर्नड मनी, यानी मेहनत से कमाया हुआ पैसा स्क्वांडर कर दोगी, यानी वेस्ट कर दोगी, और कहते थे कि तुम्हारे पास हेड, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम तो मेरा मेहनत का कमाया हुआ पैसा बर्बाद कर दोगी और सड़कों पे जाके फालतू चीज़ें खरीदने में मेरा पैसा वेस्ट कर दोगी। एंड उसके अलावा पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम होती थी उसके फादर को कि सैटरडे नाइट को बहुत लड़ाई करते थे पैसों की बात पे, क्योंकि उनको संडे डिनर अच्छा खाना रहता था, तो ये पैसे मांगती थी कि भाई सामान लेके आओ मार्केट से जाके, तो देते नहीं थे, बहुत परेशान करते थे, बहुत ज़्यादा उनको इरिटेट करते थे। बट लड़ के झगड़ा करने के बाद एट दी एंड पैसे दे ही देते थे। In the end, he would give her the money and ask her had she any intention of buying Sunday's dinner. आखिरी में लड़ाई झगड़ा बहस कर करके एवलिन के फादर उसको पैसे दे ही देते थे और पूछते थे कि क्या तुम्हारा कोई इरादा है कि कल संडे के डिनर के लिए कुछ मुझे अच्छा खिलाओ, कुछ अच्छा सामान लेके आओ। Then she had to rush out as quickly as she could and do her marketing, holding her black leather purse tightly in her hand as she elbowed her way through the crowds and returning home late under her load of provisions. तो फिर वो क्या करती है, उसके फादर कहते हैं भाई डिनर का क्या है कल संडे का तुम्हारा, तो फिर वो जो पैसे मिलते हैं उससे जितनी जल्दी हो सकता है अपनी मार्केटिंग यानी शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है, खाने पीने की चीज़ें के लिए अपना ब्लैक कलर का लेदर पर्स हैंग करती है टाइटली एंड एल्बोड हर विद द क्राउड्स, यानी इस तरीके से ऐसे ऐसे करके भीड़ हटाते हुए शॉपिंग करते हुए बिल्कुल घर वापस आती है विद अ लोड ऑफ प्रोविजंस, यानी खाने पीनों की सामान, ग्रॉसरी, सबसे बिल्कुल लोड, थैले पन्नियाँ उठा के, बिल्कुल पॉलीथीन्स उठा के बेचारी मेहनत मशक्क़त करके रात में देर से आती है सैटरडे को घर पे। She had hard work to keep the house together and to see that the two young children who had been left to her charge went to school regularly and got their meals regularly. तो उस बेचारी को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है घर को टुगेदर रखने के लिए, यानी जोड़ के रखने के लिए। ऑल्सो इसका सबसे बड़ा भाई अर्नेस्ट, उसकी डेथ हो गई, फिर हैरी जो कि चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस में वो रहता नहीं है, फिर एवलिन खुद है, और फिर उसके 2 छोटे भाई बहन हैं जो उसकी मदर की डेथ के बाद उसकी मदर उसके ऊपर थोप के चली गई कि इनका ख्याल रखना और
इंचार्ज पूरा किसने लिया हुआ है, एवलिन ने, और उसको पूरा ध्यान देना पड़ता है कि बच्चे रेगुलरली स्कूल जा रहे हैं और उनको खाने पीने की मील्स जो हैं टाइम पे मिल रही हैं. It was hard work, a hard life, but now that she was about to leave it, she did not find it a wholly undesirable life. इसके लिए घर पे रहना बहुत हार्ड वर्क था, इसकी ज़िंदगी बहुत हार्ड, बहुत डिफ़िकल्ट थी, बट अब जब उसको घर छोड़ना था, अब जब उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं आज रात को बोट से फ्रैंक के साथ चली जाऊंगी भाग के उसके घर, तो अब उसको इतनी होली अनडिज़ायरेबल लाइफ नहीं लग रही, मतलब पूरी तरीके से इतनी बकवास और बेकार लाइफ नहीं लग रही. वो अच्छी अच्छी चीज़ें भी करी कि यहाँ तो मुझे सब जानते हैं, खाना पीना मिल जाता है, घर है, मैं सबको जानती हूँ, सब मुझे जानते हैं, तो इतनी बुरी ज़िंदगी नहीं है, जबकि ज़िंदगी बुरी है इसकी पर इतनी नहीं है. तो अब इसको ना माइंड में कन्फ्यूजन आ रहा है. ओके, सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन. अब मैं यहाँ पे अपना पार्ट 1 का जो वीडियो है वो फिनिश करती हूँ. एंड डू नॉट फॉरगेट कि आप मेरे पार्ट 2 का वीडियो देखें. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुँचा रहा है. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.